नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में अगर फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 4 तरह से आप कर सकते हैं। एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं, आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं, आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो आज मैं चारों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसे स्टार्ट नवंबर 2005 में किया गया था। एनईएफटी आप कितने तरह से कर सकते हैं? एनईएफटी आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां से आप जाकर मैनुअल फॉर्म फिलअप करके एनईएफटी कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू आपको एनईएफटी करने के लिए करने से पहले नेट बैंकिंग से एनईएफटी करने के लिए आपको जिसे आप पैसा भेजना चाहते हैं उसे बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। उसके लिए आपको जिसे पैसा भेजना है उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच, बैंक और अकाउंट टाइप चाहिए। जो डिटेल आपको बेनिफिशियरी ऐड करने में लगता है वही डिटेल आपको ब्रांच से भी नेफ्ट करने में वो डिटेल फिल करना पड़ता है। एनईएफटी करने का लिमिट क्या है? एनईएफटी करने का लिमिट है ₹1 से 25 लाख तक। एनईएफटी सेटलमेंट टाइम 24/7/365। हर 30 मिनट पर इसका बैच बनता है और हर 30 मिनट पे एनईएफटी सेटलमेंट होता है। अगर आप किसी को एनईएफटी करते हैं तो वो 30 मिनट के अंदर में उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। चार्ज, अगर आप किसी को 10,000 तक एनईएफटी करते हैं तो उससे ₹2.50 प्लस जीएसटी लिया जाएगा चार्ज। अगर आप 10,000 से लेकर 1 लाख तक करते हैं तो ₹5 प्लस जीएसटी लिया जाएगा। अगर आप 1 लाख से 2 लाख तक करते हैं तो ₹15 प्लस जीएसटी लिया जाएगा। और आप 2 लाख से ऊपर करते हैं तो ₹25 प्लस जीएसटी लिया जाएगा। यूटीआर नंबर, यूटीआर का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूटीआर नंबर का काम क्या है? जब आप एनईएफटी करते हैं ब्रांच या नेट बैंकिंग से तो उसी यूटीआर नंबर के थ्रू ट्रैक होता है कि आपका एनईएफटी का स्टेटस क्या है, वो फेल हुआ है या रिटर्न आया है या सेटल हो गया है। तो यूटीआर का काम यही है। प्रॉफिट, मान लीजिए कि अगर आप सेंट्रल बैंक से आप स्टेट बैंक में फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें जो अकाउंट नंबर है उसमें एक डिजिट जो है गलत है। अगर जो गलत है उसके अलावा भी अगर गलत आप लिखे हैं फिर भी वो किसी न किसी के अकाउंट से मैच करता है तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अगर वो गलत लिखने के बाद अगर किसी के भी अकाउंट से वो मैच नहीं करता है तो 30 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट में फिर से पैसा जो डेबिट हुआ था फिर आप ही के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर गलती से अगर किसी के अकाउंट में पैसा चला जाता है तो आप उसी अकाउंट नंबर के थ्रू, आपको अकाउंट नंबर तो पता हो जाएगा ब्रांच से या यूटीआर नंबर के थ्रू आपको अकाउंट नंबर पता चल जाएगा कि आपको किसके अकाउंट में ये पैसा गया है। अगर स्टेट बैंक के किसी भी अकाउंट में पैसा गया है तो वो अकाउंट नंबर लेकर आप किसी भी नियरेस्ट स्टेट बैंक में जाएंगे, वहाँ पे वो अकाउंट नंबर देंगे तो वो आपको जिसका अकाउंट है उसका मोबाइल नंबर जितना भी डिटेल है, एड्रेस सब कुछ आपको दे देंगे और हो ना हो वो पैसा रिफंड भी करवा देंगे। तो इसका प्रॉफिट यही है कि आपको सारा डिटेल मिल जाएगा नेफ्ट करने के बाद। लॉस इसमें यही है कि 30 मिनट का समय लगता है और ब्रांच जाने में थोड़ा टाइम लगेगा और जिसमें चार्जेस लगते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसे स्टार्ट 26 मार्च 2004 को किया गया था। आरटीजीएस कितने तरह से कर सकते हैं? तो आरटीजीएस 2 तरह से कर सकते हैं, एक ब्रांच के थ्रू और एक नेट बैंकिंग के थ्रू। ब्रांच के थ्रू करने के लिए वही मैनुअल फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और नेट बैंकिंग के थ्रू करने के लिए आपको बेनिफिशियरी पहले ऐड करना पड़ता है। जैसे आप एनईएफटी करने के लिए बेनिफिशियरी ऐड किए थे वैसे ही आपको इसमें भी बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा और फॉर्म फिलअप भी वैसे ही होगा जैसे एनईएफटी में होगा। इसमें भी जो बेनिफिशियरी है उनका नाम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर और ब्रांच आईएफएससी कोड चाहिए। आरटीजीएस ट्रांसफ़र लिमिट 2 लाख टू अनलिमिटेड। 2 लाख से ऊपर आप कितना भी पैसा भेज सकते हैं। चार्ज क्या लगता है इसमें? 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आरटीजीएस करते हैं, 2 लाख से 5 लाख के बीच में आरटीजीएस करते हैं तो आपसे ₹30 प्लस जीएसटी लिया जाएगा। अगर 5 लाख से ऊपर करते हैं तो ₹55 प्लस जीएसटी लिया जाएगा। यूटीआर नंबर, इसमें भी आप फंड ट्रांसफ़र करने के बाद आपको यूटीआर नंबर मिलता है, चाहे आप मैनुअल कीजिए ब्रांच के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए। इसमें भी यूटीआर नंबर आपको मिलता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आरटीजीएस का क्या स्टेटस है। प्रॉफिट इसमें भी सेम है,
अगर आप अकाउंट नंबर गलत लिख देते हैं या गलत टाइप कर देते हैं बेनिफिशियरी ऐड करने में, तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। लॉस में इसमें भी सेम लॉस है, इसमें भी आपसे चार्ज लिया जाता है और इसमें टाइम NEFT से पहले ये पैसा इसमें चला जाता है। NEFT में 30 मिनट का टाइम लगता है, इसमें 30 मिनट से पहले ही पैसा चला जाता है। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS को स्टार्ट 22 नवंबर 2010 को किया गया था। IMPS कितने तरह से कर सकते हैं? IMPS हम सिर्फ एक तरह से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। IMPS करने के लिए क्या चाहिए? IMPS करने के लिए जैसे हम NEFT और RTGS करने के लिए बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, वैसे ही हमें बेनिफिशियरी पहले ऐड करना पड़ेगा। उसमें भी आपको नेम, जो कस्टमर है उनका नेम, बेनिफिशियरी का नेम चाहिए, बेनिफिशियरी का बैंक नेम, बेनिफिशियरी का ब्रांच नेम, बेनिफिशियरी का अकाउंट टाइप और बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का ब्रांच IFSC। IMPS ट्रांसफर लिमिट पर डे 1 लाख, पर डे 1 लाख आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सेटलमेंट टाइम, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, इमीडिएट, उसी समय पैसा इनिशिएट चला जाता है। ट्रांसफर कीजिएगा, सक्सेस हुआ और बेनिफिशियरी का अकाउंट में पैसा चला जाएगा इमीडिएट। चार्ज 2000 तक आपसे 5 रुपया चार्ज किया जाता है और GST नहीं लिया जाता है 2000 में। 2000 से 10,000 के बीच में 5 रुपये चार्ज किया जाता है प्लस 2.5 रुपये GST चार्ज किया जाता है, और 10,000 से 1 लाख में 5 रुपये प्लस GST 5 रुपये चार्ज किया जाता है। प्रॉफिट, इनिशिएट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा चला जाता है और इसमें भी सेम प्रॉफिट है। अगर आप बेनिफिशियरी में, अगर आप बेनिफिशियरी जब ऐड करते हैं तो उस समय अगर अकाउंट नंबर गलत डाले हैं और उसके अकाउंट में पैसा चला गया है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं जिस भी बैंक में, उस बैंक में जाके कि किन के अकाउंट में पैसा गया है। लॉस इसमें यही है कि चार्जेस लगता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई को स्टार्ट NPCI ने किया था, जो ATM का ट्रांजैक्शन देखता है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे स्टार्ट 11 अप्रैल 2016 को किया गया था। यूपीआई के थ्रू किस किस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? यूपीआई ID के थ्रू कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू कर सकते हैं, और जिसका यूपीआई बना हुआ है उसके मोबाइल नंबर से, तो उसके मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। और दूसरा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नाम के थ्रू भी कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांसफर लिमिट क्या है? यूपीआई ट्रांसफर लिमिट हर बैंक का अलग अलग है। किसी बैंक का 40,000 है, किसी बैंक का 50,000 है, किसी बैंक का 60,000 है। मैक्सिमम इसका ट्रांसफर लिमिट 1 लाख तक है। सेटलमेंट टाइम, यूपीआई के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर करते हैं, यहाँ कंप्लीट लिखता है, सक्सेस लिखता है और इनिशिएट, उसी समय पैसा जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में चला जाता है। चार्जेज, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाता है। प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट ये है कि इसमें किसी भी तरह का चार्जेज नहीं लिया जाता है और इनिशिएट पैसा उसी समय चला जाता है। लॉस, इसमें लॉस यही है कि अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं उसके मोबाइल नंबर के थ्रू या यूपीआई ID के थ्रू या अकाउंट नंबर के थ्रू, तो उसमें अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या यूपीआई ID इस सब के थ्रू भेजते हैं आप, तो आप पता नहीं लगा सकते कि किसी के अकाउंट में पैसा गया है। और एक भी अक्षर गलत होता है मोबाइल नंबर में भी, तो पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाएगा और आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ मोबाइल नंबर शो नहीं करता। अगर पहली बार अब आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वो आपके फ़ोन में अगर ऐड नहीं है और आप मोबाइल नंबर टाइप करके अगर किसी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो वहाँ शो नहीं करता है। और अकाउंट के केस में भी यही होता है, जब आप अकाउंट नंबर टाइप करते हैं और एक भी अक्षर गलत होता है तो आप पता नहीं लगा सकते कि किसके अकाउंट में पैसा गया है, तो इसमें पैसा रिफंड होना काफ़ी मुश्किल है। यही इसका लॉस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब किस तरह से फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।